गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 19। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस तरह से वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल पहली ही लाइन में दिए हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ये जो सब्सटेंस हैं ये मेटाबॉलिज्म के दौरान लगातार बनते रहते हैं और बॉडी से एलिमिनेट होते रहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। और जिस तरह से बॉडी से बाहर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन के थ्रू ये बाहर जाते हैं। तो यूरिन के बनने की क्या प्रक्रिया है, यूरिन के बनने के कौन से स्टेप्स हैं और कैसे वो रिलीज होता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखो। ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन, these substances have to be removed totally or partially. In this chapter you will learn the mechanism of elimination with special emphasis on common nitrogenous waste. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं वो कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है वो अलग अलग होता है। इसी में अमोनिया होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया होता है उनको कहते हैं अमोनोटेरिक। जिन ऑर्गेनिज्म में यूरिया होता है उनको कहते हैं यूरियोटेरिक। और जिनमें यूरिक एसिड होता है उनमें कहते हैं यूरिकोटेरिक। तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। ठीक है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर का अमाउंट चाहिए। इसीलिए अमोनोटेरिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि जहां पानी की उनके पास पर्याप्त मात्रा है उस अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो अमोनोटेरिक के एग्जाम्पल कौन कौन से बताए इन्होंने, एम्फेबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और फिशेज इसके एग्जाम्पल है, यानी कि जो पानी के आसपास रहते हैं। इसके बाद यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, उसमें यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनको यूरिकोटेरिक कहते हैं, ये सबसे कम वाटर का अमाउंट इनको चाहिए होता है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसीलिए ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो हैं यूरिकोटेरिक के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनोटेरिक के बारे में। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं फिशेस, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स। फिशेस, एक्वेटिक, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है ammonia as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface as ammonium ion। तो ये जो अमोनियम आयंस रिलीज होते हैं जिनको हम NH4 पॉजिटिव कहते हैं, ये वाटर के अंदर रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बॉडी से बाहर ये आयन कैसे आए, डिफ्यूजन के थ्रू, और वो बाहर आकर क्या हुआ, वाटर के साथ ही डिसॉल्व हो गए। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। तो अगली जो बात आती है वो आती है यूरिया की, जो कि अमोनिया से कम टॉक्सिक है और यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। अब ये जो यूरिया है इसको एक्सक्रीट करने वाले जो मैमल्स हैं, एम्फीबियंस और मेरीन फिशेज, तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए मैमल्स, मेरीन फिशेज और एम्फीबियंस। ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया और इसमें इनको कम वाटर चाहिए होता है। अमोनिया को पहले कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया के अंदर। और ये बात जानने वाली है
कि अमोनिया यूरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है एक साइकिल के थ्रू, जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है? लिवर में। मैमल्स के लिवर में यूरिया साइकिल ऑपरेट होती है, जहां अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और ये यूरिया फिर क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। देखो यही बात इन्होंने लिखी है कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of these animals to maintain a desired osmolarity. तो यूरिया का एक फंक्शन ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना भी है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब चूंकि यूरिया अपने आप में एक आयन है, तो वो क्या करता है? इस चीज को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, यानी कि कंप्लीटली वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। इसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल्स और इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स और इंसेक्ट्स ये आते हैं यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल के रूप में। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि सबसे कम अमाउंट चाहिए वाटर का एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूज क्या होता है? यहाँ पर मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड, उसमें पैलेट और या पेस्ट के रूप में रिलीज होता है, यानी कि यूरिन लिक्विड के रूप में ना रिलीज होकर पेस्ट या पैलेट के रूप में रिलीज होता है। पैलेट का मतलब होता है छोटी छोटी डली, ठीक है, इतना ड्राई होता है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन सी फाइलम में किस किस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने किसका एग्जांपल दिया है? इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब वो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिससे कि नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर आ रहा है, जबकि बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? किडनीज। ठीक है, तो अब एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया है प्लेटीहेल्मिन्थिस में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। इसकी एक छोटी टेबल जैसी बना लेते हैं तो उससे याद रहेगा। सबसे पहले आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस में प्रेजेंट है फ्लेम सेल्स। ये बात मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया था कि फ्लेम सेल्स कौन सी फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। इसको फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। इन प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद नेक्स्ट आता है सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सस, एनेलिड्स, रोटिफर्स, इन सब में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Osmoregulation का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्ट कंसेंट्रेशन या वाटर कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना, उसको सॉल्ट ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ये किस किस के अंदर देखा गया? प्लेटीहेल्मिन्थिस, रोटिफर्स, एनेलिड्स या और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर। अब कुछ एनेलिड्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म ये एक एनेलिड है, इसके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रिडिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर था प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको हम फ्लेम सेल्स भी कह रहे थे यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या हो गया? डेवलप पूरी तरह से हो चुका है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक से अगली फाइलम में जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है वो ज्यादा डेवलप और एडवांस्ड हो जाते हैं। इसके बाद नेफ्रिडिया के बारे में क्या लिखा है कि नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है। अब आते हैं इंसेक्ट्स की बात। इंसेक्ट्स यानी कि आर्थ्रोपोड्स, और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये यूज होते हैं। पर्पस के लिए, एक्सक्रीशन के लिए यूज होते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स।
most of the insects including cockroaches. Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. इसके बाद आगे कुछ और उन्होंने आर्थ्रोपोड्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि प्रॉन्स का। प्रॉन्स में प्रेजेंट हैं एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स। कुछ आर्थ्रोपोड्स की क्लास होती है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है प्रॉन। तो प्रॉन के अंदर पाए जाने वाला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल जो तुम्हारे सिलेबस में दिए ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब मेन जो ऑर्गन होता है उसका नाम है किडनी। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले फिगर 19.1 में समझाई गई है, इसके बाद समझाई गई है 19.2, 19.3, यहाँ पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर समझाए गए हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे कल।